हेलो हेलो क्लास। पहले पार्ट में आपने देखा कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, हमने उनके कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था, ठीक है। देखो, ये कह रहा है कि अपने आसपास के पदार्थों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के दिखाई देंगे, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था के कुछ कुछ चीज़ें आप अपने पास जमा कर लीजिए, जैसे कि पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, पेंसिल, ऐसी चीज़ें। अब आप इनको अपनी कॉपी में रखिए और इनके चारों तरफ एक आउटलाइन खींचिए। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो वस्तुएं हैं इनका एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और इनका आयतन क्या है, स्थिर है। फिर यदि आप इन वस्तुओं पे हथौड़ा मारो, उसे खींचो या उसे गिरा दो तो भी क्या होगा, उनका जो आकार है, अगर आप पेन है, पेन पे आप हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। लकड़ी पे आप हथौड़ा मारोगे वो भी क्या होगा, टूट जाएगा। अगर आप उसे खींचने की कोशिश करोगे तो लकड़ी खींचेगी नहीं। पेन को खींचोगे तो पेन भी नहीं खींचेगी, सुई खींचोगे सुई भी नहीं खींचेगी। मेज, टेबल, इनको भी अगर आप खींचने की कोशिश करोगे नहीं खींचेंगी। बुक है, बुक को अगर आप खींचोगे तो वो फट जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होगी, उसके आकार में या उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी बात ये कह रहा है कि क्या एक दूसरे का इनमें विसरण संभव है। विसरण, तो अगर आप इन ठोस वस्तुओं को, जो भी हमने उदाहरण लिए, इन ठोस वस्तुओं को आपस में मिलाओगे, पेन को आप पत्थरों में मिला दो या पेन, पेंसिल, सबको आप मिला के ऐसे रख दो, तो वो क्या होंगी, एक दूसरे में उस प्रकार से नहीं घुलेंगी जिस प्रकार से हमने देखा था कि पानी के ग्लास में चीनी घुल जाती है। ठीक है, और अगर इन पर बल लगाकर आप इन्हें संपीड़ित करने का प्रयास करोगे तो भी इनके आकार में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप इन्हें संपीड़ यानी इनसे आप दबाने का प्रयास करोगे तो भी क्या होगा, इनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार के गुण जिन भी पदार्थों में पाए जाएंगे, कौन कौन से गुण, जिनका आकार निश्चित होगा, जिनका आयतन निश्चित होगा, जिनको आप मारने पर या उनको खींचने पर या उनको गिरा देने पर या उन पर संपीड़न करने पर, उनको दबाने पर उनके आकार में या उनके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो इस प्रकार की वस्तुएं कहलाएंगी ठोस वस्तुएं। ठीक है, अब कुछ ठोस वस्तुएं आपने ऐसी भी देखी होंगी, जैसे कि रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो ठोस नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि ठोस क्या होते हैं, उनके आकार व आयतन में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा चीनी और नमक को आप जिस बर्तन में रखो वो उस बर्तन का आकार ले लेती हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तो इन्हें भी ठोस नहीं होना चाहिए था। तीसरा है स्पंज। स्पंज वो है जो आपके सोफ़े में या सोफ़े के अंदर जो पीला पीला टाइप का होता है ना, येलो येलो वाला, उसे हम स्पंज कहते हैं। जैसे पिचक जाता है, आप उसे पानी में रखो, पानी एब्जॉर्व कर लेता है, फिर ऐसे हाथ से अगर पकड़ के निचोड़ो तो वो क्या होता है, पूरा पानी छोड़ देता है, तो वो कहलाता है स्पंज। स्पंज का संपीड़न संभव, यानी आप उसको दबा सकते हो। ठीक है, ये गुण इनमें होते हुए भी ये तीनों वस्तुएं क्या हैं, आपकी ठोस है। कैसे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वो पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। यानी कि रबर बैंड को अगर आप खींचोगे तो वो, आपने उसमें वाह्य बल लगाया तो उसने क्या किया, अपना आकार चेंज कर लिया, लेकिन जैसे ही आप वाह्य बल हटाओगे वैसे ही क्या होगा, वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो और बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो वो टूट जाएगा, तो इसीलिए वो भी क्या है, रबर भी क्या है आपका, एक ठोस है। फिर शर्करा को अगर आप, चीनी जो है आपकी, चीनी को अगर आप अपने हाथ में रखो और उसके बाद देखो तो आपको ऐसे चौकोर, ऐसे घन के आकार के क्रिस्टल नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये घन के आकार के क्रिस्टल का जो शेप होता है वो वैसा ही रहता है, चाहे आप उसे किसी भी बर्तन में रखो। ठीक है, वैसे ही नमक का भी है। नमक के आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे टाइप के दाने दिखेंगे, तो ये भी क्या है, आपका ठोस हो गया। स्पंज क्या होता है, स्पंज में जैसे ये स्पंज है तो इसमें ऐसे ऐसे करके आप स्पंज को अच्छे से देखना, तो आपको क्या दिखेंगे, उसमें ऐसे छेद जैसे दिखाई देंगे, तो उन छेदों की वजह से उसमें हवा या पानी भर जाता है, जिसके कारण आप उसे दबा सकते हो।
ठीक है, इसी कारण उसका संपीड़न संभव है। तो ये सारी वस्तुएं भी क्या हैं, आपकी ठोस वस्तुएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं अब अगली अवस्था है आपकी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इसके एग्जाम्पल है जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ को आपने इकट्ठा कर लिया। आपने क्या करा, पानी लिया, पानी को आपने पहले ग्लास में डाला, ठीक है, पानी को आपने कहाँ डाला, ग्लास में डाला। फिर इस पानी को आपने खाली कर दिया किसी दूसरे बर्तन में, ठीक है, मान लो थाली में खाली कर दिया, तो ये क्या करेगा, थाली का जैसा आकार ले लेगा। फिर इस पानी को आपने ऐसे लोटे में खाली कर दिया, ठीक है, तो ये लोटे का आकार ले लेगा। फिर आपने इसे बॉटल में खाली कर दिया, तो ये पानी क्या करेगा, आपके बॉटल का आकार ले लेगा। ऐसी तेल है, तेल को भी आप अगर तेल को आप जिस बर्तन में खाली करो वो भी उसका आकार ले लेता है। इसी प्रकार से दूध, जूस, इस प्रकार की जो भी चीज़ें वो क्या करती हैं, आप उसे जिस बर्तन में खाली करोगे वो अपना आकार चेंज कर लेती है, यानी इनका कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन इनके आयतन की बात करें, अगर आपने इसमें 1 लीटर पानी लिया है तो इस 1 लीटर पानी को अगर आप थाली में खाली कर दोगे तो इसका आकार ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो फिर भी कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। अगर आपने इसे लोटे में खाली कर दिया तो भी क्या रहेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि जो द्रव होते हैं उनका आकार तो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, यानी वो बह सकते हैं, जिस कारण वो अपना आकार बदल लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। देखो, जो पानी है, पानी में आपने नमक डाला, नमक क्या है, आपका ठोस है, तो पानी में नमक घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है। और पानी में जो जलीय जीव जंतु है, जैसे मछली हो गई, मछली वगैरह जो जलीय जीव जंतु जो, और जलीय वनस्पति हो गई, वो क्या करती हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन क्या है, आपकी एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, आपकी गैस है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, 2 मिनट बोर्ड साफ कर लूँ मैं, हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्रव है आपका, द्रव में आपका ठोस व गैस दोनों का ही विसरण संभव है। विसरण मतलब कि दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, घोल सकते हो, ठीक है। अब आगे अवस्था देखते हैं हम, गैसीय अवस्था। अगली अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के लिए इसने एग्जाम्पल क्या दिया है कि 100 ml की 3 सिरंज लेनी है, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर देना है। ये देखो, इस सिरे को इसने अब ठीक है, ये देखिए, सिरे को इसने रबर की कॉर्क से बंद कर दिया है। ये अगर आपकी लैब में होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी जब स्कूल खुलेंगे। तो ये रबर कॉर्क से इसे बंद कर दिया है। पहली सिरिंज, अब सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। ये पिस्टन है, इनको हटा लिया। फिर है पहली सिरिंज में हवा में जल, पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल भरें और तीसरी में चॉक भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन से सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अच्छा, तो हमने 3 सिरिंज ली हैं। पहली सिरिंज में आपने गैस भर दी, दूसरी में आपने जल भर दिया और तीसरी में आपने चॉक के टुकड़े भर दिए। अब क्या करा, अब कौन सी वाली स्थिति में क्या हो, आपका जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, आसानी से अंदर की ओर चला जाएगा। किसमें आपको कम प्रेशर देना पड़ेगा, ऑब्वियसली जिसमें गैस भरी है उसमें आपको कम प्रेशर देना पड़ेगा, जिसमें पानी भरा है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जिसमें चॉक भर रखी है उसमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमने क्या देखा कि ठोस तथा द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, यानी गैसों को बहुत आराम से संपीड़ित किया जा सकता है। हमारे घरों में खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, या अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित, हाँ देखो, हम खाना जिसमें बनाते हैं वो गैस कौन सी आपकी एलपीजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और जो वाहनों में आजकल यूज़ की जा रही है सीएनजी, जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, इसका नाम है इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनमें क्या किया जाता है कि गैस संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं कि क्या पकाया है। ये गंध हम तक कैसे पहुंची? देखो, जो खाना पकता है तो खाने के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? खुशबू। खाने के जो कण होते हैं वो गैस में मिल जाते हैं। गैस के कण किस में मिल गए? वायु में मिल गए, और ये वायु से बहते हुए विसरण करते हुए हमारी नाक में पहुंचते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ खाना पक रहा है, उसकी कौन सी खुशबू आती है। और अगर कहीं पे धूप अगरबत्ती जलाई है, किसी कमरे के किसी एक कोने में धूप अगरबत्ती जलाई है, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। या अगर किसी ने परफ्यूम डाला है तो उस परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, तो सबको दूर से ही वो स्मेल कर सकता है उसे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसों में ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा विसरण बहुत तीव्र होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैसों में, उसके बाद द्रवों में, और सबसे कम किस में? ठोस में, ठीक है। अब देखो, ये चित्र दिया गया। अब जितने भी हमने गुण पढ़े ठोस, द्रव और गैसों के, उनमें भिन्नता क्यों होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये एक चित्र इसमें बना के दे रखा है। ये ठोस है, ये कोई प्लेट ले ली है इन्होंने किसी भी मेटल की, ये ठोस है। इसके जो ठोस में देखो, ठोस के जो अणु हैं, ठोस के जो कण हैं वो क्या है? बहुत पास पास हैं। द्रव के कण क्या है? द्रव के कणों के बीच में आपको ये लाल रंग के तीर के निशान दिख रहे होंगे, ये क्या है? रिक्त स्थान है, तो ये उनसे थोड़ा दूर दूर है। और गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, तो ये इनके जो कण हैं इनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है। ठोसों में ये बहुत पास है, जिस कारण इसको तोड़ना क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आपस में संगठित रहते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रवों के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत ठोसों के, तो इससे इसका आकार तो चेंज हो सकता है, लेकिन आयतन क्या रहता है? समान रहता है। द्रवों के जो कण होते हैं, गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये अपना आकार भी चेंज कर लेते हैं और आयतन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ठोस, द्रव और गैस। इसको एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये एक चार्ट बनाया मैंने आपके लिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। ठोस, कलर ले लो दूसरा, हाँ, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इसका चित्र हो गया कि ठोस के जो कण हैं वो आपस में बहुत पास पास रहते हैं, जिस कारण इनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए मेज, कुर्सी, पेन, किताब, पत्थर, ठीक है। लिक्विड के क्या क्या हो गए? लिक्विड में द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अगर दूर दूर होते हैं, जिस कारण इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके तेल, दूध और पानी। गैस में क्या होता है? गैस के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो आप दूर दूर होने के कारण बहुत फ्रीली घूम सकते हैं, तो जिस कारण इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। इसके उदाहरण हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक और चीज़ है कि ठोस के कण पास पास होने के कारण इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इनमें एक अपेक्षाकृत आकर्षण बल इसकी अपेक्षाकृत कम होता है, और गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है, जिस कारण इसके जो कण हैं गैसों के, वो कण सबसे दूर दूर होते हैं। तो ये था आपका 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके, जिसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।